अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 3 खोलें, पहला पेज। टैक्स के फर्क की वजह से इनमें एक और चीज बना रहा हूं, प्रेफरेंस शेयर्स। वरना या ये इक्विटी होते हैं या बोरिंग होते हैं, यानी कोई तीसरी चीज नहीं है। अगर इररिडीमेबल है तो वो इक्विटी में काउंट होते हैं, और अगर रिडीमेबल है तो वो डेट में काउंट होते हैं। लेकिन टैक्स के ट्रीटमेंट का एक फर्क है, जिसकी वजह से मैं इसको इनसे अलग रख रहा हूं। पहले प्रेफरेंस शेयर्स बताता हूं। अगर हम अभी के हालात में हमारी अभी की औकात देखते हुए इसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना चाह रहे हैं, तो फिर हम असल में क्या परसेंटेज ढूंढना चाह रहे हैं? अभी के लोगों की डिमांड। और अजम्पशन क्या ली थी कि इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो कैसे निकली हुई है? फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकली हुई है इन्वेस्टर के रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पे, और वही रिटर्न हम ढूंढना चाह रहे हैं असल में। तो इस पहले पेज पे देखिए, ये प्रेफरेंस शेयर्स की हेडिंग दी हुई है मैंने, और इसमें मैंने पहले लिखा है कि प्रेफरेंस शेयर्स इररिडीमेबल है, और फिर डब्बे के अंदर मैंने लिखा है कि अगर रिडीमेबल है। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 1.1 हेडिंग जो दी हुई है मैंने पहले पेज पे। पहले मैंने बात की है अगर इररिडीमेबल है। अच्छा, अगर इररिडीमेबल है तो इन्वेस्टर को फ्यूचर कैश फ्लो क्या मिलेगा? इररिडीमेबल होते हैं जो जब तक कंपनी जिंदा है तब तक वो जिंदा रहेंगे, सिर्फ डिविडेंड मिला करेगा बस। तो इन्वेस्टर को क्या मिलेगा? बस डिविडेंड। कब तक? तो परपेचुटी में। तो भी मैंने कुछ देर पहले वहां पर दो कैलकुलेशंस बताई थी डिस्काउंट रेट फाइंड करने की, तो उनमें से एक परपेचुटी वाली की थी और एक आईआरआर निकाला था। तो ये जो प्रेफरेंस शेयर्स आर इररिडीमेबल हैं, ये वो है जो मैंने 12 रुपए से 120 रुपए से 10% निकाला था, और उसके बाद जो डब्बे में लिखा हुआ है ये वो है जो मैंने 113 रुपए से कहा था आईआरआर निकालेंगे। तो ये 1.1 सारा पढ़ लें। अभी जो मैंने कुछ देर पहले कैलकुलेशन की थी, 12 10% मैंने 120 रुपए निकाला था, तो वो 120 रुपए मार्केट वैल्यू हमारी असम्पशन के मुताबिक, तो हमें वो 120 रुपए मार्केट से पता चलेगी। और 12 कैसे पता चलेगा? जो कॉन्ट्रेक्चुअल डिविडेंड देना है, तो हम उस 12 रुपए को 120 से डिवाइड करेंगे तो ये रिटर्न परसेंटेज निकल आएगी। ये केपी का फॉर्मूला लिखा हुआ मैंने, डी यानी एनुअल डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू। और ये एक्स डिविडेंड कम डिविडेंड का मतलब ये होता है कि अगर डिविडेंड अनाउंस हो चुका है और कुछ ही दिनों में पे होने वाला है, तो टेम्परेरली शेयर महंगा बिक रहा होगा। क्यों महंगा बिक रहा होगा? क्योंकि अभी जो भी शेयर खरीदेगा परसों उसको डिविडेंड भी मिल जाना है, तो उसको बैठे बैठाए फायदा हो जाना है। तो टेम्परेरली शेयर महंगा बिक रहा होगा, लेकिन ये कब तक रहेगा महंगा? जब तक डिविडेंड नहीं मिल जाता। असल शेयर की वर्थ कितनी है जो वो टेम्परेरली जितना महंगा बिक रहा है? नहीं। सही वर्थ जाननी है तो क्या करें? उसमें से डिविडेंड की वैल्यू माइनस कर दें, तो इसको कहते हैं डिविडेंड की वैल्यू अगर शामिल है तो वो कम डिविडेंड है। जैसे प्रेफरेंस शेयर की असल वर्थ बनती थी 125, लेकिन 12 रुपए अभी कुछ ही दिनों में मिलने वाला है, तो ये शेयर मार्केट में टेम्परेरली 137 रुपए का बिक रहा होगा। इसको कहते हैं कम डिविडेंड वैल्यू, और इसको कहते हैं एक्स डिविडेंड वैल्यू। तो शेयर की असल वर्थ क्या है? ये। तो इसलिए इस फार्मूले में जो मार्केट वैल्यू इस्तेमाल हो रही है वो एक्स डिविडेंड है। तो 1.1 सारा पढ़ लें डब्बे समेत, और इलस्ट्रेशन 1 कर दें।
हाँ जी, इलस्ट्रेशन 1 इस चैप्टर के 3-4 पेजेस हैं, उनके बाद मैंने इसके आंसर दिए होंगे एंड आंसर देख लें 6% अगर आ रहा है तो। नहीं, हम ये कैलकुलेशन कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही कर रहे हैं, लेकिन आईआरआर निकालना ना, जब हमने इन्वेस्टमेंट अप्रेजल सीखा है तो आसान रहता है। अगर 0 पे आउटफ्लो हो और आगे इनफ्लो हो तो वो आसान रहता है, वरना वो प्लस माइनस परेशान कर देता है। तो इस वजह से कर हम ये कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन फिर भी हमने मार्केट वैल्यू को 0 पे आउटफ्लो रखना है और बाकी कैश फ्लोज को इनफ्लो रखना है। हाँ जी, इलस्ट्रेशन 1। अच्छा, ये हो गए प्रेफरेंस शेयर्स। कॉन्सेप्ट फिर बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट ये है कि हम जानना चाह रहे हैं कि अभी के हालात में हमारी अभी की औकात देखते हुए इन्वेस्टर हमसे कितना रिक्वायर करेगा तो पैसे पकड़ाएगा। तो हम इन्वेस्टर की करंट डिमांड जानना चाह रहे हैं। तो उसको हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारे लिए वो कॉस्ट है। इन्वेस्टर हमें पैसे देके रिटर्न कमाना चाहता है, हमारी नजर से वो कॉस्ट है, इसलिए हम इसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल कह रहे हैं। ये हो गए प्रेफरेंस शेयर्स। अच्छा, अब आए आप इसी पेज पे 1.2 डेट पे आते हैं। 1.2 मैंने कॉस्ट ऑफ डेट लिखा हुआ है और उसके आगे फिर 1 और अगले पेज पे 2 और 3 और 4 ये सब चल रहा है ना। तो पेज 1 पे वापस प्रेफरेंस शेयर्स दो ही बातें थी यार, रिडीमेबल थे या इररिडीमेबल थे। अगर इररिडीमेबल है तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैसे निकलेगा? डिविडेंड, एनुअल डिविडेंड डिवाइडेड बाय इसकी करंट मार्केट वैल्यू। और अगर रिडीमेबल है तो आईआरआर। अगर प्रेफरेंस शेयर्स की जगह डिवेंचर हो तो भी ऐसे ही होगा। अगर इररिडीमेबल है तो डिविडेंड की जगह इंटरेस्ट जो कूपन मिलेगा डिवाइडेड बाय डिवेंचर की करंट मार्केट वैल्यू। और अगर रिडीमेबल हुए तो आईआरआर। लेकिन एक फर्क ये पड़ेगा कि हम ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं कैलकुलेशंस। तो उसको कॉस्ट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इन्वेस्टर का जो रिटर्न है वो हमारी कॉस्ट है। प्रेफरेंस शेयर में वो चीज नहीं थी जो डिवेंचर में होगी। कैलकुलेशन वैसी है, सिर्फ एक फर्क ये है कि अगर हम इनको इंटरेस्ट देंगे तो हमें एज अ बिजनेस उस पर टैक्स बचेगा, क्योंकि इंटरेस्ट अलाउएबल डिडक्शन है। प्रेफरेंस डिविडेंड डिडक्शन नहीं मिलती, इंटरेस्ट पे डिडक्शन मिलती है, यानी इंटरेस्ट एज एन एक्सपेंस क्लेम होता है। तो हम अगर इन लोगों को 10% इंटरेस्ट देंगे तो हमें उस 10% पे टैक्स भी बचेगा। और अगर टैक्स रेट 30% है तो हम 10 रुपए इंटरेस्ट देंगे तो उस पर 3 रुपए टैक्स बचेगा। तो हमें इफेक्टिवली कॉस्ट कितनी पड़ेगी? 7। तो इसलिए यही जो प्रेफरेंस शेयर में बताया था सेम इसमें है, बस फर्क ये पड़ेगा कि वहां पर बस डिविडेंड लिख रहे थे, यहां पर इंटरेस्ट को नेट ऑफ टैक्स लेंगे। जो इंटरेस्ट होगा वो नेट ऑफ टैक्स फिगर होगी। यानी अगर मैं इररिडीमेबल की बात करता हूं, अगर प्रेफरेंस शेयर हर साल 12 रुपए डिविडेंड देता था और मार्केट में अभी ये प्रेफरेंस शेयर 120 रुपए का था, तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर का फॉर्मूला ये होगा। लेकिन अगर ये इररिडीमेबल डिवेंचर है तो वो हर साल 12 रुपए इंटरेस्ट देगा, लेकिन इतने परसेंट नेट ऑफ टैक्स। 12 रुपए को नेट ऑफ टैक्स करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये हमें टैक्स भी बचा के दे रहा है। तो इफेक्टिवली हमें कॉस्ट पूरा 12 नहीं, उसका 70% पड़ रहा है। तो अब जब हम इसका आंसर निकालेंगे तो वो कॉस्ट ऑफ डेट होगा। तो कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर में फर्क बस ये है कि कॉस्ट ऑफ डेट निकालना है तो इंटरेस्ट को नेट ऑफ टैक्स फिगर लिखना पड़ेगा। तो इसी पेज पे नंबर 1 भी पढ़ लें और इलस्ट्रेशन 2 कर दें, और अगले पेज पे नंबर 2 पढ़ लें और इलस्ट्रेशन 3 सॉल्व कर दें। पेज 1 पॉइंट 1 पढ़ लें, इलस्ट्रेशन 2 सॉल्व कर दें। अगले पेज पे पॉइंट 2 पढ़ लें और इलस्ट्रेशन 3 सॉल्व कर दें। नहीं, मार्केट वैल्यू तो मार्केट वैल्यू ना, उसमें थोड़ी कोई टैक्स का काम है। नहीं, एक्स इंटरेस्ट तो इसलिए लिखा हुआ है जो एक्स डिविडेंड था।
अगर अभी इंटरेस्ट कुछ दिनों में मिलने वाला है तो डिबेंचर भी टेम्परेरी महंगा बिक रहा हो सकता है, वो इसकी बात हो रही है। मार्केट वैल्यू को नहीं नेट ऑफ टैक्स करना, मार्केट वैल्यू पे थोड़ी टैक्स लगता है। जी इलस्ट्रेशन डन 2 और 3 डन के पास जबानी जबानी डन। जी बताएं। हाँ इलस्ट्रेशन 2 में 9% इररिडीमेबल है जो कि बॉन्ड मार्केट में भी 94 का है, और ये जो 9% है ये इंटरेस्ट रेट है, तो 9 रुपए नेट ऑफ टैक्स डिवाइडेड बाय 94 6.7। और जो इलस्ट्रेशन 3 है
उसमें इंटरेस्ट अभी कुछ दिन में मिलने वाला है। तो जो 123 रुपए है वो ये है कि ये कुछ दिन में इंटरेस्ट मिलने वाला है वो ये है। तो हमें एक्स इंटरेस्ट चाहिए। तो जो 123 रुपए है उसमें 10 रुपए इंटरेस्ट का टेम्परेरी एडेड है। तो हमें 123 की जगह 113 रुपए यूज करनी है। तो 0 पे रखेंगे 113। उसके बाद इसने रिडीम होना है 4 साल बाद और रिडीम होना है 130 रुपए पे। तो 1 2 3 4 10 रुपए इंटरेस्ट है, लेकिन हमने लिखना है उसको नेट ऑफ टैक्स। तो 7 रुपए 7 रुपए 7 रुपए और 137 रुपए। अब बताएं क्या पूछ रहे हैं, निकाले। एन्युटी टेबल अब तो आपके काम का नहीं रहेगा, क्योंकि बुक तो पेपर में ले जाना अलाउड ही नहीं है। आप मांगेंगे फिर वो अच्छा अभी आता है, फिर वो आपके हाथ मोटी सी बुक आपके हाथ में दे देंगे। एक कागज थोड़ी होगा, वो पूरे टेबल हो सकता है, उसमें बहुत सारे टेबल और भी हो सकते हैं। उसमें सब आप एन्युटी टेबल ढूंढेंगे तो मुशक्कत नहीं हो जाएगी। लेकिन जो बात आप ढूंढना चाह रहे हैं वो इसलिए नहीं सही होगी क्योंकि इसमें सिंगल अमाउंट डिस्काउंटिंग भी मौजूद है। जिस तरह से आप ढूंढना चाह रहे हैं ना, वो सिर्फ तब लगता है जब है ही सिर्फ एन्युटी डिस्काउंटिंग। इसमें 7 की एन्युटी डिस्काउंटिंग भी है और 130 की सिंगल अमाउंट डिस्काउंटिंग भी है। तो उसमें वो टेबल से नहीं कर सकेंगे आप। टेबल से तब कर पाते अगर आप नहीं अलग तो लिखेंगे, लेकिन आप दोबारा बोलें आप एन्युटी टेबल से क्या करना चाह रहे हैं। एन्युटी फैक्टर आ जाता है। अच्छा चलें ठीक है, पावर 4 से। हाँ तो एन्युटी फैक्टर से आपने एन्युटी टेबल निकाला, एन्युटी फैक्टर निकाला, उसको 7 से मल्टीप्लाई करें और 130 के ऊपर डिस्काउंट फैक्टर लगा दें। हाँ ठीक है। टेबल में कैसे ढूंढेंगे, हमने IRR निकालना है, कोई से 2 रेट यूज करने हैं। एक चले आप 5% कर लें, 10% कर लें। तो फिर आप टेबल में 5% वाला कॉलम देखें और N4 देखें, इसको 7 रुपए से मल्टीप्लाई कर दें और 130 रुपए को अलग से 5% पर डिस्काउंट कर लें। और जब 10% रखना होगा तो फिर आप 7 रुपए के लिए फैक्टर 10% वाले कॉलम में ढूंढें, लाइन 4 में। हाँ जी, इलस्ट्रेशन 3। अच्छा अगर रिडीमेबल की जगह हुए कन्वर्टेबल डिवेंचर्स क्या लगते हैं नाम से। तो अगर डिवेंचर्स कन्वर्टेबल हुए ये है रिडीमेबल। अगर डिवेंचर कन्वर्टेबल हुए तो इन्वेस्टर बन के हम सोचेंगे कि एक तो इन्वेस्टर को 7 रुपए मिलेगा, और अगर ये रिडीमेबल होते तो इसको 130 कैश मिलता। ये कैश इनफ्लोज 0 पे 113 को आउटफ्लो दिखाएं और इसका IRR निकालें। ये अभी जो बात की। अगर ये रिडीमेबल नहीं कन्वर्टेबल होते तो कन्वर्टेबल का मतलब होता है कि इन्वेस्टर की मर्जी है, चाहे वो कैश ले ले, चाहे वो एक सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स में कन्वर्ट करवा ले। कितने शेयर्स ये पहले दिन तय हैं। मिसाल के तौर पे 12 शेयर्स, मिसाल के तौर पे। तो इन शेयर्स को लेने में उसको फायदा क्या मिले। नहीं मतलब अगर एक वैल्यू निकालना चाहें तो एक तो है ना कि 130 रुपए कैश ले ले, और अगर वो 12 शेयर्स ले ले तो इसकी वैल्यू कैसे बनाए, किसकी मार्केट वैल्यू, शेयर की। तो उस दिन उम्मीद है कि मार्केट में शेयर 13 रुपए का होगा। तो 12 × 13। अगर इन्वेस्टर अक्लमंद हुआ तो कैश लेगा या शेयर्स देगा ना। तो अगर रिडीमेबल डिवेंचर्स हैं तो कॉस्ट ऑफ डेट इसका IRR है, और अगर कन्वर्टेबल हैं तो IRR निकालते हुए ये 7 रुपए तो लिखना ही है, 130 की जगह इन दोनों में से हायर लिखना है। ये अज्यूम करते हुए कि इन्वेस्टर ने यकीनन अक्लमंदी वाला फैसला ही सोचा होगा। किन में से हायर, जितना कैश मिलेगा या फिर जितनी वैल्यू के शेयर्स में कन्वर्जन हो सकेगी। अच्छा ये 13 रुपए कब की वैल्यू है, 4 साल बाद की एक्सपेक्टेड वैल्यू। अभी 4 साल गुजरे नहीं है, हम आज कैलकुलेशन कर रहे हैं, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि इतनी वर्थ के ये शेयर्स होंगे। तो इन दोनों में से जो हायर होगा वो यहां रखेंगे, और अब जो IRR निकालेंगे वो कॉस्ट ऑफ डेट होगा। तो सेकंड पेज पे ये पॉइंट नंबर 3 पढ़ लें, नहीं पॉइंट नंबर 4 पढ़ लें। कन्वर्टेबल 3 कन्वर्टेबल, चैप्टर के दूसरे पेज पे कन्वर्टेबल, और इलस्ट्रेशन 4 कर दें। अच्छा हम लोग जो कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, हम कैलकुलेशन कर रहे हैं जो हमें नंबर्स बता रहे हैं उसकी बेस पे। हम ये सारी कैलकुलेशन ये समझ के कर रहे हैं कि इन्वेस्टर यकीनन अक्लमंद होगा तो वो अक्लमंदी वाला फैसला ही करेगा। हम इस बेस पे कैलकुलेशन कर रहे हैं।
क्या हुआ? राइट इशू कैसे? वो तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को होते हैं ना, बोनस इशू भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर भी होता है, ये तो भी डिवेंचर वाला है। जी इलस्ट्रेशन 4 यहां पर क्या रखेंगे? 130 रुपए और इसका आंसर क्या आ रहा है? 138 कैसे? एक बॉन्ड कन्वर्ट हो सकता है 4 ऑर्डिनरी शेयर्स में, और वो ऑर्डिनरी शेयर जो अभी मार्केट में 24.5 रुपए का है, और 4 साल में ये ग्रो कर जाएगा 9% पे, यानी 24.5 9% पे 4 साल ग्रो कर जाएगा। एक शेयर 4 साल बाद इतने का हो जाएगा और 4 शेयर्स की वर्थ बन जाएगी 38। तो 130 और 138 में से हायर। हाँ जी। अच्छा, अगर हमने बैंक से लोन लिया हुआ है, तो जो बैंक से लोन लिया हुआ है उसमें हमें इस अजम्पशन पे चलना पड़ेगा कि मार्केट में बैठा हुआ इन्वेस्टर और उसकी डिमांड, और क्यों नहीं, क्योंकि वो तो बैंक 1 to 1 हमें रेट बता रहा है। तो बैंक लोन है अगर, तो जो बैंक ने हमें इंटरेस्ट रेट बताया हुआ है वही है उसकी कॉस्ट, लेकिन चूंकि वो डेट है
तो इफेक्टिवली हमें इसकी कॉस्ट क्या पड़ रही होगी, नेट ऑफ टैक्स। तो अगर बैंक लोन का कॉस्ट ऑफ डेट निकालना हो तो जो इंटरेस्ट रेट है उसको नेट ऑफ टैक्स कर ले, कोई आईआरआर नहीं निकालना। बैंक से हमने 16% पे लोन लिया हुआ है, तो उस लोन की कॉस्ट ऑफ डेट क्या होगी, 16% इंटू 70%। ये इसी में आगे पॉइंट नंबर 4 लिखा हुआ मैंने कि जो इंटरेस्ट रेट है उसी को 1 माइनस टी कर लें तो ये कॉस्ट ऑफ डेट बन जाएगा। अच्छा, इसके नीचे ना मैंने 3 डब्बे बना के उसमें बोल्ड करके कुछ बातें लिखी हुई हैं, पहली और दूसरी पढ़ के देख लें, तीसरा डब्बा रहने दें, पहली नहीं तीनों डब्बे पढ़ लें, तीनों। इसी पेज के एंड पे मैंने 3 बॉक्सेस बना के बोल्ड में उनमें कुछ बातें लिखी हुई हैं, एक एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इनफैक्ट तीनों डब्बे पढ़ लें। पहले डब्बे का मतलब है कि अगर आपको नहीं बताया कि एक्स इंटरेस्ट है या कम इंटरेस्ट है तो बाय डिफॉल्ट वो एक्स है। दूसरे डब्बे का मतलब है कि जो मार्केट वैल्यू दी होगी ना आपको डिवेंचर की, वो इस शक्ल में भी दी हुई हो सकती है जो मैंने मिसाल बताई हुई, यानी परसेंटेज टर्म में दी हो सकती है। तो उसका मतलब है अगर 105% मार्केट वैल्यू तो मतलब 100 रुपए फेस वैल्यू और 105 मार्केट वैल्यू। और तीसरे का मतलब है कि आपको ये बात 130 रुपए की बजाय ऐसे भी कही हो सकती थी कि रिडेम्पशन होगी 30% प्रीमियम पे। अब वो किसका 30% होगा, फेस वैल्यू का। ये मैंने 3 डब्बों में लिखी हुई बात। हाँ जी, ओके। अच्छा, इसमें ना अब एक छोटी सी चीज है, छोटी सी चीज नहीं है, थोड़ी सी लंबी चीज है, यील्ड कर्व। वो मैं इंशाल्लाह कल कराऊंगा, पहले आसान पोर्शन ही मैं आगे पूरा करा दूं। पेज 3 पे आए, चैप्टर के पेज 3 नहीं सॉरी चैप्टर के तीसरे पेज पे रट के आगे आए। एक मैंने ऊपर डब्बा बनाया हुआ है ग्रॉस रिडेम्पशन यील्ड, उसके नीचे एक डब्बा बनाया हुआ है यील्ड कर्व। ये इंशाल्लाह कल बताऊंगा। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ डेट खत्म, उसके नीचे देखें हेडिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये जो प्रेफरेंस शेयर्स थे ना, प्रेफरेंस शेयर्स ये इररिडीमेबल थे, तो इनमें कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैसे निकाला था, डिविडेंड ओवर मार्केट वैल्यू, जो कि परपेचुइटी वाले फार्मूले से था। ऑर्डिनरी शेयर भी इररिडीमेबल भी होते हैं, इररिडीमेबल ही होते हैं, ये कल को पैसा थोड़ी वापस करना होता है। तो इसमें भी कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फार्मूला वही होगा जो इसमें था। क्या फार्मूला, डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू। लेकिन इसमें एक इजाफी चीज हो सकती है कि इनको कितना डिविडेंड देना है, ये तो कॉन्ट्रैक्चुअली तय है, ये तो प्रेफरेंस शेयर में कॉन्ट्रैक्चुअली तय होता है कितने % डिविडेंड देना है। इन लोगों के साथ भी कोई कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट है नहीं। तो इसमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए 2 सिनेरियो हो सकते हैं, या तो जितना डिविडेंड देते हैं अज्यूम हमेशा हर साल उतना ही दिया करेंगे, या फिर वो ग्रो किया करेगा, और ग्रो भी किया करेगा तो एक कांस्टेंट रेट पे ग्रो किया करेगा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के 2 सिनेरियो हैं, या तो डिविडेंड हर साल बराबर मिलेगा तो इसका फार्मूला बिल्कुल यही वाला है, या फिर डिविडेंड हर साल ग्रो किया करेगा। तो अगर डिविडेंड कांस्टेंट रहेगा तो बिल्कुल इस जैसा फार्मूला है, और अगर डिविडेंड ग्रो किया करेगा कांस्टेंट का मतलब है कि अभी डिविडेंड दिया है 5 रुपए, हर साल 6% बढ़ता जाएगा, तो ये डिविडेंड कांस्टेंट ग्रोथ वाला फार्मूला है। ये दोनों इस फार्मूले इस पेज पे लिखे हुए, ये फार्मूले एक बार देख के इसी पेज पे और अगले पेज पे इलस्ट्रेशन 5 सॉल्व कर दें और 6 दोनों, 5 और 6 दोनों सॉल्व कर दें। क्या जी? जी हाँ रिटेन अर्निंग से। हाँ, ग्रोथ का मतलब है कि डिविडेंड अगर तो कंपनी ने डिविडेंड अच्छा ये जरा आप खोले ना चैप्टर का तीसरा पेज, कॉस्ट ऑफ इक्विटी की हेडिंग दी है मैंने, और उसमें नंबर 1 हेडिंग मैंने बनाई है डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। तो डिविडेंड मॉडल के तहत अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी हो तो 2 ही सिनेरियो हैं। एक है कि कंपनी हर साल सेम डिविडेंड दिया करेगी, इसको मैंने छोटा ए कहा हुआ है, और एक है कि डिविडेंड हर साल ग्रो किया करेगा। इसका मतलब है कि अगर डिविडेंड इस साल दिया था 5 रुपए और कंपनी की पॉलिसी है कि हर साल डिविडेंड 10% बढ़ता जाएगा, तो इसका मतलब है अगले साल 5.5 रुपए देंगे, उससे अगले साल 6.1 समथिंग देंगे। ये मतलब है इस बात का। तो अगर डिविडेंड एक ही रहना है तो देखिए ये ए वाला फार्मूला बिल्कुल प्रेफरेंस शेयर जैसा है,
और अगर डिविडेंड ग्रो करना है तो ये बुजुर्गों का बनाया हुआ फार्मूला ये देख लें। D1 का मतलब क्या लगता है? D1 जो साल बाद डिविडेंड देना है, D0 जो अभी देना है या दे दिया है। तो फार्मूले में न्यूमरेटर में D1 आना है। तो फिर ये लेफ्ट पे क्या लिखा हुआ मैंने, तो ये D1 बन जाएगा। तो अब आपने सवाल में पहचानना है कि आपको जो सवाल में D दिया हुआ है वो D1 है या D0 है। अगर D1 दिया हुआ है तो बस D1 यूज करें, अगर D0 दिया हुआ है तो फिर उसको D1 बनाना पड़ेगा। तो ये A और B के फार्मूले लिखे हुए हैं और अगले पेज पे इलस्ट्रेशन 5 और 6 या 4 और 5 पता नहीं, 5 और 6 सॉल्व कर दें। एम में आते आता ये बाकी लोग भी बात सुने जरा। अजम्पशन क्या है हमारी कि मार्केट वैल्यू कैसे निकली हुई है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लोज डिस्काउंटेड एट इन्वेस्टर्स आज का रिक्वायर्ड रिटर्न। ये अजम्पशन है। और इस टॉपिक में हम क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, हम असल में यही कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, हम यही जानना चाह रहे हैं, हम इसी को अपनी नजर से आज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहना चाह रहे हैं। क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, अभी के हालात और हमारी अभी की औकात के मुताबिक इन्वेस्टर हमसे क्या डिमांड करता है, हम यही तो जानना चाह रहे हैं। अब इन्वेस्टर को फोन करके पूछ नहीं सकते, तो हमें फिर इस अजम्पशन के सहारे से चलना पड़ रहा है। ऑर्डिनरी शेयर इन्वेस्टर को रहती जिंदगी क्या मिलेगा? अब डिविडेंड मॉडल की अजम्पशन है कि डिविडेंड मिलेगा। कब तक? तो मिलता ही जाएगा। इसलिए मार्केट वैल्यू फ्यूचर डिविडेंड्स की पीवी हुई, और चूंकि हर साल मिलता रहेगा सेम अमाउंट, तो ये परपेचुटी हो गई है ना। तो परपेचुटी की प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलती है? जो हर साल कैश फ्लो होता है डिवाइडेड बाय डिस्काउंट रेट। और हम इस वक्त जानना क्या चाह रहे हैं इस फार्मूले से, ये कैसे निकालें? तो इसलिए अगर हर साल कांस्टेंट डिविडेंड मिलेगा तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, यानी कंपनी की नजर से देखें तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फार्मूला क्या बना? एनुअल डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू। ये परपेचुटी के फार्मूले से बना हुआ है, परपेचुटी से। अगर परपेचुटी ने हर साल ग्रो करना हो तो परपेचुटी की डिस्काउंटिंग का फार्मूला बन जाया करता है ईयर 1 वाला डिविडेंड डिवाइडेड बाय डिस्काउंट रेट माइनस ग्रोथ रेट। यानी जिस बुजुर्ग ने ये परपेचुटी का फार्मूला बनाया है ना, उसी बुजुर्ग ने कहा है कि अगर तो हर साल सेम फिगर रहनी है फिर तो सादी परपेचुटी है, लेकिन अगर इस कैश फ्लो ने हर साल ग्रो करते जाना है, परपेचुटी है लेकिन विद एनुअल ग्रोथ, तो इस फार्मूले की जगह ये फार्मूला होता है।
इसकी जगह ये है, अगर हर साल सेम परपेचुटी कैश फ्लो होना है तो एनुअल कैश फ्लो डिवाइडेड बाय डिस्काउंट रेट, ये परपेचुटी की पीवी का फार्मूला है। और अगर इसने हर साल ग्रो करते जाना है तो ऊपर ईयर 1 वाला कैश फ्लो, नीचे डिस्काउंट रेट माइनस ग्रोथ रेट। अब इस फार्मूले से हम ये जानना चाहते हैं तो क्या करें, ये उधर जाएगा, मार्केट वैल्यू नीचे आएगी और वो जो जी वो प्लस जी बन जाएगा। तो इस तरह ये फार्मूला बना हुआ है और ऊपर ईयर 1 वाला डिविडेंड आना है, क्योंकि आपको शुरू में जब डिस्काउंटिंग सिखाई थी तो बताया था कि ये फार्मूले क्या करते हैं, सीरीज ऑफ कैश फ्लो को खींच के एक पॉइंट पीछे ले आते हैं, इसलिए यहां पर ईयर 1 वाला डिविडेंड है। तो इस फार्मूले का आंसर अभी की मार्केट वैल्यू आ जाता है। तो हम चूंकि मार्केट वैल्यू को यूज करके ये निकालना चाह रहे हैं तो इसी फार्मूले को रीअरेंज करके ये बी बनाया हुआ है। हाँ जी, इलस्ट्रेशन 5 और 6 कर रहे थे आप। ₹4 इलस्ट्रेशन 5 में D0 है कि D1 है? ये D0 है। क्यों? हैज जस्ट पेड अ डिविडेंड, तो इसलिए आपको इसको 5% पे ग्रो करा के D1 बनाना पड़ेगा। और इलस्ट्रेशन 6 में ₹6 D1 है, क्योंकि वो कहा हुआ है कि नेक्स्ट ईयर इतना होगा। अच्छा, इलस्ट्रेशन 5 में ₹37 एक्स डिविडेंड है कि कम डिविडेंड है? क्यों? नहीं, बाय डिफॉल्ट नहीं, पता चल रहा है। डिविडेंड हैज जस्ट पे हो गया होगा, कंपनी हैज जस्ट पेड अ डिविडेंड। तो जब डिविडेंड पे हो चुका हुआ है तो ₹37 पर कम डिविडेंड थोड़ी हो सकती है, फिर ये एक्स डिविडेंड है। और इलस्ट्रेशन 6 में ₹24 लिखा हुआ है एक्स डिविडेंड। तो ये डिविडेंड का ग्रोथ मॉडल कहलाता है, ये ए और बी दोनों। अब इसमें लास्ट चीज ये देख लें कि ये जो जी है, हो सकता है सवाल में दिया हो सकता है खुद निकालना पड़े। खुद निकालना पड़े तो उसकी दो शक्लें हो सकती हैं। इफ ग्रोथ रेट इज नॉट गिवन देन फॉलोइंग 2 मेथड्स आर यूज्ड। एक है पास्ट का एवरेज निकाल लेना और एक ये गॉर्डन ग्रोथ का फार्मूला लगा लेना। ये पूरा टेबल पढ़ के देख लें, मैंने फार्मूले भी लिखे हुए हैं और मिसाल से समझा भी देता हूं, बस फिर बाकी कल कंटिन्यू करते हैं। ये नीचे वाली सारी बातें पढ़ लें, ये जो टेबल मैंने बनाया हुआ है, इफ ग्रोथ रेट इज नॉट गिवन, ये सारा टेबल पढ़ लें इलस्ट्रेशन 7 से ऊपर। हाँ जी, समझाता हूं दोनों। रिटर्न ऑन इक्विटी होता है कि जब बिजनेस प्रॉफिट कमाता है तो वो इक्विटी का कितने % है। जैसे अगर बिजनेस ने एक साल में प्रॉफिट कमाया 20 मिलियन पैट और बिजनेस की इक्विटी थी 200 मिलियन, यानी बिजनेस में ओनर्स का इतना पैसा लगा हुआ है और बिजनेस हर साल 20 मिलियन कमाता है, तो ओनर्स के लगे हुए पैसे पे बिजनेस हर साल कितने % कमाता है? 10%। ये ROE होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी। ये बचपन में ना कैफ में आपने कभी रेशियोज पढ़ी होंगी, तो ये वहां रेशियो का फार्मूला है रिटर्न ऑन इक्विटी, पैट ओवर इक्विटी। ये रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो होती है। मेरी इस मिसाल में ये हो गई 10%। अगर कंपनी है वो ROCE पे बेस्ड था, PBIT ओवर वो ROCE पे बेस्ड था,
एक होता है ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, उसमें PBIT और नीचे इक्विटी डेट दोनों होते हैं। ROE में पैट होता है और इक्विटी होती है। अच्छा, अगर कंपनी ने अपनी पॉलिसी बनाई हुई है, पॉलिसी कि हम हर साल प्रॉफिट का 40% बांट दिया करेंगे, तो 40% बांट दिया करेंगे तो बाकी 60% रिटेन कर लिया करेंगे। इसको कहते हैं रिटेंशन रेट। रिटेंशन रेट का मतलब है कि हर साल प्रॉफिट का कितने परसेंट रिटेन कर लिया करेंगे। मिसाल के तौर पे 60%। तो गोल्डन ग्रोथ का कहने का मकसद यह है कि अगर बिजनेस हर साल कुछ रिटेन करता है तो बिजनेस यकीनन ग्रो करेगा। क्यों ग्रो करेगा? क्योंकि प्रॉफिट रिटेन होंगे, वो रिटेन होंगे तो बिजनेस में लगेंगे, बिजनेस में लगेंगे तो बिजनेस और कमाएगा। तो हर साल कितना ग्रो करता है, उस गॉर्डन ने फार्मूला बना के दिया कि रिटेंशन रेट इनटू रिटर्न ऑन इक्विटी। हर साल बिजनेस इतने ग्रो करेगा। तो जब बिजनेस का प्रॉफिट इतना ग्रो करेगा तो गॉर्डन ग्रोथ का कहना है कि डिविडेंड भी फिर इतना ही ग्रो करेगा, क्योंकि उसी के परसेंटेज तो डिविडेंड बांट रहे हैं। तो डिविडेंड का ग्रोथ रेट अगर सवाल में दिया हो तो इलस्ट्रेशन 5 और 6, और अगर ना दिया हो, खुद निकालना पड़े, तो खुद निकालने का एक तरीका गॉर्डन ग्रोथ हो सकता है, वो ये बताए। और एक तरीका हो सकता है कि आपको ना पास्ट के कुछ डिविडेंड्स दिए होंगे, उनकी बेस पे निकाला जा सकता है। जैसे इलस्ट्रेशन 7 में पढ़ के देखें। इलस्ट्रेशन 7 कितने डिविडेंड दिए हैं? 5 या 6? 5। इन 5, अच्छा 5 क्यों है? कंपनी की मर्जी। ये एवरेज वो जितने मर्जी साल पे कैलकुलेट करें। सवाल वाले की मर्जी, वो आपसे कितने साल की एवरेज कैलकुलेट करवाना चाहे। जितने की भी सवाल वाला करवा रहा है, आपने उनमें से 2 एक्सट्रीम्स लेनी है बस। 2 एक्सट्रीम्स, कम ज्यादा नहीं। टाइम की एक्सट्रीम की बात कर रहा हूं, यानी लेटेस्ट और सबसे पुराना। लेटेस्ट कितना है? सबसे पुराना कितना है? 5 पॉइंट। तो हिस्टोरिक डिविडेंड्स की बेस पे ग्रोथ रेट निकालने का मतलब है कि डिविडेंड को यहां से यहां पहुंचने में कितने साल लगे? 5 साल कि 4 साल? 4 साल। इन दोनों के दरमियान तो 4 साल है ना। और अगर 4 समझ नहीं आ रहा तो ये किस साल का है? 2009। ये किस साल का है? 2005। तो 2009 में से 2005 माइनस करें, 4 बनते हैं। तो इनके दरमियान 4 साल हैं। इसने बड़े होके यहां तक पहुंचने में 4 साल लगा दिए, तो एनुअली ये कितने परसेंट बढ़ा? 5.8। एनुअली कितने परसेंट बढ़ा कि 4 साल में फल फूल के ये यहां तक पहुंच गया। तो ये कैसे निकालें? तो ग्रोथ रेट इज इक्वल टू नया डिविडेंड, पुराना डिविडेंड, इन दोनों में जितने साल हैं -1। ये ग्रोथ रेट निकालने के 2 तरीके हैं जो इलस्ट्रेशन 7 से ऊपर लिखे हैं मैंने। हाँ जी, ये हो गया कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर और कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जो कि सारे के सारे फार्मूले किस अजम्पशन पे बने हुए हैं कि जो इनकी मार्केट वैल्यूज हैं वो निकली हुई हैं लोगों की अभी की डिमांड के मुताबिक। और हम वो लोगों की अभी की डिमांड ही निकालना चाह रहे हैं। क्यों निकालना चाह रहे हैं? क्योंकि हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल कह ही इसको रहे हैं कि अभी के हालात में हमारी अभी की औकात के मुताबिक लोग हमसे कितने % डिमांड कर रहे हैं, उसी को हम इस चैप्टर में कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहना चाह रहे हैं। तो कॉस्ट ऑफ डेट में से एक वो यील्ड कर्व वाली बात रह गई, वो इंशाल्लाह कल बताता हूं। और फिर इन तीनों का एवरेज यानी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताता हूं कल। ठीक है जी।